ऑशविट्ज केवल एकाग्रता शिविर नहीं था, बल्कि इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार अभियान था। 1 मिलियन से अधिक लोग यहां मालगाड़ियों में भेजे गए, बिना खाना और पानी के, दम घुटने तक भीड़ में। पहुंचते ही कोई स्पष्टीकरण नहीं था, केवल चिल्लाहटें और थप्पड़। कुछ ही सेकंड में हाथ के एक साधारण इशारे से उनके भाग्य का निर्धारण होता था, दास्ता का काम या तत्काल फांसी। गैस चैम्बर एक भयानक दक्षता से काम करते थे। 20 मिनट से कम समय में हजारों लोग मारे जाते थे, उनके शरीर लूटे जाते थे और औद्योगिक अपशिष्ट के समान समाप्त कर दिए जाते थे। कोई अराजकता नहीं थी। यह एक ऐसा तंत्र था जो बिना रुकावट, बिना किसी गलती की गुंजाइश के मारा करने के लिए डिजाइन किया गया था। कैसे एक तंत्र ने इस स्तर तक मृत्यु को परिपूर्ण कर दिया? कैसे हजारों लोगों ने भयावहता पर सवाल उठाए बिना आदेशों का पालन किया? यह नाजी नरसंहार के सबसे बड़े प्रतीक की कहानी है। यह ऑशविट्ज की कहानी है। ऑशविट्ज, जहां नष्ट करना मृत्यु के उद्योग में बदल गया। ऑश्वियनचिम के पोलिश शहर की बाहरी सीमा पर 1940 की वसंत ऋतु में वह प्रारंभ हो रहा था जो 20वीं सदी का सबसे अंधकारमय प्रतीक बन जाएगा। एसएस के कमांडर रुडोल्फ हॉस आए ताकि पोलिश पुराने सैन्य क्वार्टरों को एक एकाग्रता शिविर में परिवर्तित करने की निगरानी कर सकें। इस स्थान को, जिसे जर्मनों ने ऑशविट्ज कहा, मानवता द्वारा कभी बनाई गई सबसे प्रभावी मृत्यु मशीनरी का आवास बनने वाला था। उच्च साइलिसिया क्षेत्र ने नाजी योजनाकारों के लिए महत्वपूर्ण लाभ प्रदान किए। बड़े शहरी केंद्रों से दूर संभावित विस्तार के लिए विशाल भूमि और सबसे महत्वपूर्ण यूरोपीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ा हुआ। यह अंतिम विशेषता उसकी आगे की प्रगति के लिए निर्णायक सिद्ध हुई। पुनर्प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार हिमलर ने ऑशविट्ज को इसकी उत्कृष्ट संचार स्थिति और इस क्षेत्र को आसानी से अलग थलग तथा छिपाया जा सकने के कारण चुना। 1940 के 14 जून को पहला आधिकारिक परिवहन स्टेशन पर पहुंचा। 728 पोलिश राजनीतिक कैदी। नवागंतुकों का स्वागत थप्पड़ों और कुत्तों की भौं से किया गया। पहली बार उस क्रूरता का सामना हुआ जो शिविर की विशेषता बनेगी। पहले वर्ष के दौरान ऑशविट्ज मुख्य रूप से राजनीतिक विरोधियों के लिए एकाग्रता शिविर के रूप में कार्यरत था, जो राइक के अन्य प्रतिष्ठानों के समान था। कैदी मजबूर मजदूरी, भूख और यातनाओं का सामना करते थे, परंतु तब तक एक व्यवस्थित नरसंहार कार्यक्रम मौजूद नहीं था। सब कुछ 1941 में अत्यधिक रूप से बदल गया। जून में सोवियत संघ पर जर्मन आक्रमण ने संघर्ष को एक नस्लीय युद्ध में बदल दिया, जहां यहूदी, स्लाव और कम्युनिस्टों का नाश एक प्राथमिक लक्ष्य बन गया। उस वर्ष के सितंबर में कमांडर होस को एसएस के अधिकारी कार्ल फ्रिट्ज की मुलाकात हुई, जिन्होंने कैदियों को फांसी देने के लिए कीटनाशक जाइक्लोन बी का उपयोग करने का प्रस्ताव रखा। ब्लॉक 11 के तहखाने में 850 सोवियत और पोलिश कैदी इस घातक गैस के पहले प्रयोग में मारे गए। इस विधि की दक्षता ने नाजी उच्चाधिकारियों को प्रभावित किया। जल्दी ही कमांडर को हेनरिक हिमलर से सीधे आदेश मिले। ऑशविट्ज को यहूदी प्रश्न का अंतिम समाधान में भाग लेने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। 1941 के अक्टूबर में मूल शिविर से 3 किलोमीटर दूर एक दूसरा, कहीं बड़ा शिविर का निर्माण शुरू हुआ। इसे ऑशविट्ज द्वितीय बिरकेनाउ कहा जाएगा। जर्मन वास्तुकार फ्रीट्ज जर्टल ने एक ऐसा परिसर डिजाइन किया जो 1 लाख कैदी को समायोजित करने में सक्षम था, जिसमें सामूहिक नरसंहार के लिए विशेष रूप से नियोजित सुविधाएं थीं। निर्माण कार्य के चलते 1942 के 20 जनवरी को नाजी उच्च अधिकारी वार्नसी सम्मेलन में एकत्र हुए ताकि महाद्वीपीय स्तर पर जनसंहार का समन्वय किया जा सके। ऑशविट्ज को इस अभूतपूर्व ऑपरेशन का केंद्र बिंदु नियुक्त किया गया। बिरकेनाउ हथियार मशीनरी का दिल बनकर उभरा। 4 बड़े दाह संस्कार गृहों से लैस, जिनमें गैस चैम्बर एकीकृत थे, प्रत्येक एक साथ 1500 लोगों को मारने में सक्षम, इस परिसर ने रोजाना 6000 लोगों के नाश की क्षमता हासिल की। रेलगाड़ियां सीधे एक केंद्रीय रैंप पर पहुंचती थीं, जहां चयन की प्रक्रिया होती थी। एसएस के डॉक्टर, जिनमें जोसेफ मेंगेले भी शामिल थे, एक साधारण इशारे से तय करते थे कि कौन अस्थायी रूप से दास मजदूर के रूप में जीवित रहेगा और कौन तुरंत मरेगा। सोंडर कमांडोज के सदस्य, जिन्हें नरसंहार की प्रक्रिया में मजबूर किया गया था, रोजाना यह देखते थे कि कैसे पीड़ित एक वेस्टरूम में प्रवेश करते थे, जहां उन्हें झूठे आश्वासन में नहाने के लिए उतारा जाता था। फिर उन्हें एक पूरी तरह से सील बंद कक्ष में ले जाया जाता था,
जहां एसएस द्वारा छत में छेदों के माध्यम से डाले गए जाइक्लोन बी गैस से वे दम तोड़ जाते थे। नरसंहार कार्यक्रम के समानांतर 1942 में ऑशविट्स तृतीय मोनोविट्स की स्थापना की गई, जो दास मजदूरी वाली श्रम शक्ति के साथ औद्योगिक उत्पादन के लिए समर्पित था। केमिकल दिग्गज आईजी फार्बेन ने बूनावेर के संयंत्र का निर्माण करने के लिए 700 मिलियन राइक्समार्क निवेश किए, जिसका उद्देश्य सिंथेटिक रबर और ईंधन का उत्पादन करना था। क्रिप और सीमेंस जैसी अन्य जर्मन कंपनियों ने भी इस श्रम शक्ति का शोषण क्रूर परिस्थितियों में किया। कैदी फैक्ट्रियों में रोजाना 12 घंटे काम करते थे, अत्यधिक तापमान और विषैले वाष्पों के संपर्क में रहते थे और उन्हें रोजाना 1000 कैलोरी से कम भोजन मिलता था। इन परिस्थितियों में एक श्रमिक की आयु की उम्मीद शायद ही 3 महीने से अधिक होती थी। 1944 में नरसंहार मशीनरी ने अपने भयानक चरम पर पहुंच गई। मई से जुलाई के बीच 430,000 से अधिक हंगरी के यहूदियों को ऑशविट्स में डिपोर्ट किया गया, जिसे होलोकास्ट की सबसे बड़ी निर्वासन प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। दाह संस्कार गृह दिन रात काम करते थे, परंतु उनकी क्षमता पूरी नहीं हो पाती थी। शरीर विशाल खुले कुंडों में जलाने शुरू हो गए। बिरकेनाउ के ऊपर का आकाश आग की चमक से लगातार रोशन रहता था, जबकि जलती मांस की गंध किलोमीटरों तक फैल जाती थी। इस नर्क में प्रतिरोध पूरी तरह से अनुपस्थित नहीं था। 7 अक्टूबर 1944 में सोंडर कमांडोज के सदस्यों ने एक हताश विद्रोह का आयोजन किया। निकटवर्ती गोला बारूद फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं द्वारा तस्करी किए गए विस्फोटकों का उपयोग करते हुए उन्होंने दाह संस्कार गृह 4 को आंशिक रूप से उड़ाकर कई गार्डों को मारा। सभी विद्रोहियों को फांसी दी गई, परंतु उनके इस कृत्य का दस्तावेजीकरण उन लिखित गवाहों के द्वारा किया गया जिन्हें उन्होंने शिविर में छिपाया था। जैसे जैसे 1944 के अंत में लाल सेना पोलैंड की ओर बढ़ रही थी, नाजी प्रशासन ने ऑशविट्स को विघटित करने और सबूतों को मिटाने का आदेश दिया। दाह संस्कार गृह विस्फोट से नष्ट कर दिए गए, दस्तावेज जलाए गए और हजारों कैदियों को मजबूरी से चलाया गया ताकि उन्हें जर्मनी के आंतरिक क्षेत्रों के शिविरों में भेजा जा सके। 17 जनवरी 1945 में अंतिम निकासी शुरू हुई। 60,000 से अधिक कैदी कठोर सर्दियों की स्थितियों में चलने के लिए मजबूर किए गए। कई लोग ठंड, थकावट या रास्ते में फांसी के शिकार हो गए। 27 जनवरी 1945 में पहली सोवियत इकाइयां ऑशविट्स में प्रवेश की। सैनिकों ने 7,000 जीवित कैदी पाए, जिनमें से अधिकांश निकासी के लिए बहुत बीमार थे। साथ ही चुराई गई संपत्तियों के पहाड़ और नरसंहार के अविश्वसनीय प्रमाण। 1940 से 1945 के बीच 1,300,000 से अधिक लोग ऑशविट्स में डिपोर्ट किए गए। उनमें से लगभग 1,100,000 मारे गए, जिनमें से 960,000 यहूदी थे। युद्ध के बाद रुडोल्फ होस को ब्रिटिश सेनाओं द्वारा पकड़ लिया गया। उनके मुकदमे के दौरान उन्होंने शिविर के संचालन का विस्तृत बयान दिया। उसके बाद उन्हें दोषी ठहराया गया और 1947 में ऑशविट्स में फांसी दी गई। अन्य कई अपराधी भाग गए या उन्हें हल्के सजाएं मिली। जोसेफ मेंगेले दक्षिण अमेरिका भाग गए, जहां वे 1979 में बिना न्याय का सामना किए मर गए। आज ऑशविट्स बिरकेनाउ एक संग्रहालय और स्मारक है, जिसे हर वर्ष लाखों लोग देखते हैं। रेल की पट्टियां, घिसी पिटी बैरिकेडें, आंशिक रूप से नष्ट दाह संस्कार गृह एक ऐसे अध्याय का मौन साक्ष्य बने हुए हैं जिसे मानवता को कभी नहीं भूलना चाहिए। यह शिविर होलोकास्ट का सबसे भयानक प्रतीक बन चुका था, जब चरम विचारधारा आधुनिक नौकरशाही और नैतिक उदासीनता के साथ मिल जाती है तो मानव बुराई की क्षमता का साक्ष्य। मौत की रैंप, अंतिम सांस से पहले का नाजी का महान फरेब। यदि ऑशविट्स की कोई विशेषता हो तो वह उसकी अमानवीकरण में सटीकता थी। शिविर में पहुंचना उन पीड़ितों को निर्लिप्त करने, उनकी इच्छा तोड़ने और उनके विनाश को सरल बनाने के लिए अत्यंत सावधानीपूर्वक तैयार की गई प्रक्रिया की शुरुआत मान लिया जाता था। इस घातक गंतव्य की ओर की यात्रा पहले से ही एक पूर्व निर्णीत सजा थी, एक पूर्व सूचना उस भयावहता की जो कांटों के पीछे प्रतीक्षा कर रही थी। निर्वासितों को पशुओं के परिवहन के लिए डिजाइन किए गए मालगाड़ियों में लाया जाता था, जिनमें 80 से 100 लोगों के बीच भीड़ जमा होती थी, बिना पानी, भोजन या स्वच्छता सुविधाओं के। ये यात्राएं यूरोप के सबसे दूरस्थ कोनों से 10 दिनों तक चल सकती थीं।
अत्यधिक तापमान के कारण गंतव्य तक पहुंचने से पहले अनेक मौतें हो जाती थीं। जर्मन रेलवे रजिस्टर से पुनः प्राप्त दस्तावेज दिखाते हैं कि 1942 और 1940 के बीच 1500 से अधिक मालगाड़ियों ने 21 यूरोपीय देशों से ऑशविट्स की ओर पीड़ितों का परिवहन किया। इन यात्राओं के दौरान एक सहज जीवित रहने की पदानुक्रम व्यवस्था स्थापित हो जाती थी। सबसे मजबूत लोग छोटी दरारों के पास स्थान प्राप्त करते थे, जहां से थोड़ी हवा मिल जाती थी। बुजुर्ग और बीमार सामान्यतः पहले दम तोड़ जाते थे, जबकि माताएं अपने बच्चों को जीवित रखने के लिए हताश हो जाती थीं। गंतव्य तक पहुंचने पर यह असामान्य नहीं था कि यात्रियों का 1/3 हिस्सा यात्रा के दौरान ही मर जाता। जब अंततः ऑशविट्स में मालगाड़ियों के दरवाजे खोले जाते थे, निर्वासितों को भ्रम और आतंक को अधिकतम करने के लिए तैयार किए गए एक परिदृश्य का सामना करना पड़ता था। आगमन की रैंप विशेषकर बिरकेनाउ के भीतर 1944 में निर्मित विशाल परिवहन को शीघ्र संसाधित करने के लिए डिजाइन की गई थी। सशस्त्र गार्ड, प्रशिक्षित कुत्ते और जर्मन में चिल्लाए गए आदेश रॉस, शनेल जानबूझकर एक अराजकता उत्पन्न करते थे, जिससे अपेक्षाकृत कम संख्या में गार्ड द्वारा हजारों लोगों का नियंत्रण करना आसान हो जाता था। इस परिदृश्य में तुरंत ही चयन की प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। पुरुषों को महिलाओं और बच्चों से अलग कर दिया जाता था, जिससे पारिवारिक बंधन झटपट टूट जाते थे। सामान को प्लेटफॉर्म पर छोड़ना पड़ता था, उस झूठे वादे के तहत कि बाद में उन्हें वापस कर दिया जाएगा। एसएस के चिकित्सा अधिकारी नवागंतुकों का सतही निरीक्षण करते थे और एक साधारण इशारे से उनका तत्काल भाग्य तय कर देते थे। बाएं की ओर इशारा करने का मतलब गैस कक्षों में मृत्यु, सामान्यतः अगले कुछ घंटों में। दाएं की ओर इशारा करने का मतलब अस्थायी बचाव के रूप में जबरन श्रमिक बन जाना। चयन के मानदंड क्रूरतापूर्वक व्यावहारिक थे। युवा और मजबूत व्यक्तियों की तलाश की जाती थी जो कठोर श्रम सहन कर सकें। जिन्हें बेकार माना जाता था, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, स्पष्ट विकलांगता वाले या बीमार लोग, उन्हें तुरंत मृत्यु के लिए भेज दिया जाता था। एसएस से प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार कुछ परिवहन में आने वालों का 70 से 80% तक का हिस्सा तुरंत मरने के लिए चुना जाता था। नरसंहार प्रणाली की प्रभावशीलता मूल रूप से छल पर निर्भर थी। मरने के लिए चुने गए लोगों को ऐसी सुविधाओं की ओर ले जाया जाता था जिन्हें संक्रमण मुक्त क्षेत्रों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, जिनमें छत पर झूठी शावर, कपड़े टांगने के लिए संख्या से चिन्हित हुक और स्वच्छता संबंधी पोस्टर शामिल थे। इस भ्रम को बनाए रखने के लिए कभी कभी पीड़ितों को साबुन और तौलिए प्रदान किए जाते थे, जबकि कैदियों की एक मंडली पास ही में संगीत बजाती थी ताकि किसी भी शंका को छिपाया जा सके। कैमरे के अंदर पहुंचते ही दरवाजों को पूरी तरह से सील कर दिया जाता था और एसएस के गार्ड, जो गैस मास्क पहने हुए होते थे, छत में बने छिद्रों से जाइक्लोन बी के क्रिस्टल डालते थे। ये गैस अस्फिक्सिया के कारण मृत्यु कराती थी, जिसे गवाह अत्यंत पीड़ादायक बताते थे, जहां बच्चे और गैस के प्रवेश बिंदुओं के निकट वाले पहले दम तोड़ जाते थे। नरसंहार के औद्योगिक पैमाने का दस्तावेजीकरण स्वयं नाजियों की विस्तृत रिपोर्टों में हुआ था। 13 मई 1944 के दौरान हंगरी के यहूदियों के बड़े पैमाने पर निर्वासन के समय एक ही दिन में 12,000 लोगों का प्रसंस्करण दर्ज किया गया, जिनमें से केवल 1,100 लोगों को काम के लिए चुना गया था। जो लोगों को अस्थायी रूप से काम के लिए चुना जाता था, उनके लिए एक और व्यवस्थित अमानवीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। पहले उन्हें पंजीकरण कक्षों में ले जाया जाता था, जहां उनकी अंतिम संपत्तियों से वंचित कर दिया जाता था। फिर उन्हें पूरी तरह से मुंडन कर दिया जाता था। मानव बालों को जर्मनी में औद्योगिक उपयोग के लिए संग्रहित किया जाता था। अंततः 1942 से यहूदी कैदियों के बाएं बाजू पर एक संख्या टैटू की जाती थी, जो उनके नाम और व्यक्तिगत कहानियों से रहित होकर केवल एक कोड द्वारा पहचाने जाने वाले इकाइयों में बदलने का प्रतीक थी। शिविर में पहली रात एक अतिरिक्त झटके के समान होती थी। उन्हें अति भीड़ वाले बैरकों में रखा जाता था, जहां प्रत्येक बिस्तर पर 6 लोग सोते थे और नए कैदी उस क्रूर वास्तविकता का सामना करते थे जो उनकी प्रतीक्षा करती थी। लगभग 25% काम के लिए चुने गए लोगों की पहली सप्ताहों में ही मृत्यु हो जाती थी, इन कठोर शारीरिक और मानसिक परिस्थितियों के प्रभाव के कारण। मृत्यु एक स्थायी उपस्थिति बन जाती थी।
कैदियों को मामूली उल्लंघनों के लिए या केवल एक गार्ड की मनमानी के कारण फांसी दी जाती थी। शिविर के भीतर नियमित चयन में सबसे कमजोर लोगों को सीधे गैस चैम्बर में भेज दिया जाता था, जिससे ऐसा माहौल बनता था जहां जीवित रहने के लिए शारीरिक ताकत के साथ साथ अदृश्य रहने की क्षमता भी महत्वपूर्ण होती थी। नए आगंतुकों के लिए शिविर के अनलिखित नियमों को जल्दी सीखना अत्यंत आवश्यक होता था। कभी कभी पुराने कैदी यह ज्ञान साझा करते थे, कभी भी ध्यान न आकर्षित करना, उन गार्डों से बचना जो अपनी क्रूरता के लिए प्रसिद्ध थे, और कम थकान वाले कार्य प्राप्त करना। राष्ट्रीय या भाषाई समानताओं पर आधारित छोटी सहानुभूति की जालियां बन जाती थीं। हालांकि अत्यधिक कमी इन मानवता भरे संकेतों को बहुत सीमित कर देती थी। ऑशविट्स में पहुंचने की प्रक्रिया इस प्रकार डिजाइन की गई थी कि प्रत्येक तत्व व्यक्ति की अलग पहचान को समाप्त कर देता था और आशा की कोई भी किरण नष्ट कर देता था। निर्वासितों को उनकी अपनी अमानवीकरण में भाग लेने के लिए मजबूर किया जाता था। वे सुव्यवस्थित रूप से पंक्तिबद्ध होते, अपनी वस्तुएं सौंप देते और विशेष निर्देशों के अनुसार नग्न हो जाते थे। इस विकृत सामान्यता के झूठे प्रदर्शन से बड़ी संख्या में लोगों का प्रसंस्करण आसान हो जाता था और किसी भी संगठित प्रतिरोध को रोकना कठिन हो जाता था। शिविर के प्रशासनिक रिकॉर्ड इस प्रक्रिया को प्रबंधित करने में उपयोग की जाने वाली नौकरशाही दक्षता को उजागर करते हैं। प्रत्येक परिवहन को एक अल्फान्यूमेरिक कोड दिया जाता था, प्रत्येक समूह को विस्तार से गिना जाता था और प्रत्येक चयन को नियमित रूप से बर्लिन भेजी गई रिपोर्टों में दर्ज किया जाता था। मृत्यु की मशीनरी एक आधुनिक औद्योगिक संयंत्र की सटीकता के साथ काम करती थी। मानव प्राणियों को केवल कच्चे माल की तरह व्यवहार करती थी, एक व्यवस्थित विनाश प्रक्रिया में। डरावने गुलाम, निराशा के साम्राज्य में एक और दिन जीवित रहना। ऑशविट्स में दैनिक जीवन को इतनी सूक्ष्मता से डिजाइन किया गया था कि प्रत्येक कैदी की अंतिम उपयोगी सांस तक का शोषण करते हुए उनके कष्ट को अधिकतम किया जा सके। अस्तित्व का प्रत्येक पहलू एक बड़े यंत्र का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य केवल शरीर ही नहीं बल्कि मानव आत्मा को भी नष्ट करना था। दिन अत्यंत क्रूरता से सूर्योदय से पहले शुरू हो जाता था। ग्रीष्मकाल में 4:30 और शीतकाल में 5:30 पर सायरन और सीटी की तीखी आवाज कैदियों को उनके संक्षिप्त विश्राम से उखाड़ लेती थी। कुछ ही मिनटों में उन्हें मलमूत्र के डब्बे खाली करने, अपने पलंगों को सजाने और केंद्रीय आंगन में अपेल यानी सूची लेने के लिए उपस्थित होना पड़ता था। यह अनुष्ठान नाजियों की पूर्ण शक्ति का दैनिक प्रदर्शन था। घंटों तक मौसम की परवाह किए बिना कैदी पूर्णतया पंक्तिबद्ध रहते थे। स्थिरता अनिवार्य थी। एक साधारण अनैच्छिक हरकत के कारण सख्त दंड या फांसी हो सकती थी। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार अपेल औसतन 1 से 2 घंटे तक चलता था, पर यदि आंकड़े मेल नहीं खाते, रात में होने वाली मौतों या पलायन के प्रयासों के कारण, तो यह अनंत काल तक बढ़ सकता था। 1942 के दिसंबर में एक अपेल का दस्तावेजीकरण किया गया था, जो तीव्र हिमपात के दौरान लगातार 19 घंटे चला, जिससे सैकड़ों लोग हाइपोटर्मिया से मर गए। गणना के बाद नाश्ता का वितरण शुरू होता था, एक काला और गुनगुना तरल जिसका कोई पोषक मूल्य नहीं था, जिसे कॉफी कहा जाता था। कैदी इसे अस्थायी बर्तनों में प्राप्त करते थे, जिन्हें उन्हें सावधानीपूर्वक रखना पड़ता था, क्योंकि इसका खो जाना अगली राशियों के न मिलने का अर्थ होता था। तुरंत इसके बाद कार्य समूह बन जाते थे। कापोस की निगरानी में कैदी परिसर के भीतर या बाहर अपने कार्यस्थलों की ओर मार्च करते थे। कार्यस्थल के गंतव्य काफी हद तक जीवित रहने की संभावनाओं को निर्धारित करते थे। पत्थर की खाने या नाली के दलदल तेजी से मृत्यु की सजा के बराबर थे, जबकि रसोई, गोदाम या कार्यशालाओं में पद उन्हें जीवित रहने के अधिक अवसर प्रदान करते थे। ऑशविट्स में कार्य का उद्देश्य मुख्य रूप से उत्पादकता नहीं, बल्कि प्रणालीबद्ध रूप से थकावट पैदा करना था। कैदी शारीरिक रूप से अत्यंत थकाने वाले कार्य करते थे, अक्सर निरर्थक, जैसे कि क्षेत्र के एक छोर से दूसरे छोर तक पत्थर ले जाना और फिर उन्हें उनकी मूल स्थिति में वापस रखना। 1942 के अगस्त में एसएस के एक अधिकारी की एक गुप्त रिपोर्ट में कहा गया था, अत्यधिक शारीरिक श्रम अपर्याप्त राशियों के संयोजन से यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी कैदी भारी कार्य समूह में 3 महीने से अधिक जीवित न रहे। यह विधि प्रत्यक्ष फांसी के मुकाबले आर्थिक लाभ प्रदान करती है। दोपहर में भोजन के लिए एक संक्षिप्त विराम होता था। 1 लीटर गुनगुनी शलजम, चुकंदर या पत्ता गोभी के सूप,
जो मुश्किल से 300 कैलोरी प्रदान करता था। कभी कभी एक भाग्यशाली कैदी को तरल में बहुत ही छोटा आलू का टुकड़ा या लगभग अप्रत्याशित मांस का एक अंश मिलता था। भोजन का वितरण भूखे कैदियों के बीच तीव्र तनाव उत्पन्न करता था, जिससे झगड़े हो जाते थे जो हिंसा में बदल सकते थे। इस विराम के बाद कार्य संध्या काल तक जारी रहता था। आधिकारिक कार्य दिवस 11 घंटे का था, लेकिन अक्सर गार्डों या कापोस की मनमानी के अनुसार बढ़ा दिया जाता था। अपर्याप्त प्रदर्शन पर कठोर मारपीट से सजा दी जाती थी। वे कैदी जो थकावट के कारण ढह जाते थे, उन्हें फांसी दी जाती थी या शिविर के अस्पताल में भेज दिया जाता था, जो गैस चैम्बर की पूर्व प्रस्तुति थी। संध्या में दूसरा अपील आता था, समान रूप से कठोर। कैदी क्रम संख्या में पंक्तिबद्ध होते थे, जिसमें दिन भर में मारे गए लोगों को भी शामिल किया जाता था, जिनके शरीर उनके साथियों द्वारा लादे जाते थे ताकि यह दर्शाया जा सके कि कोई भी बच नहीं सका। इसके बाद रात का भोजन वितरित किया जाता था। लगभग 300 ग्राम काले रोटी, कभी कभी एक पतली परत सिंथेटिक मार्जरीन की, एक स्लाइस निम्न गुणवत्ता की सॉसेज या एक चम्मच चुकंदर की जैम। बाद के पोषण संबंधी अध्ययनों ने अनुमान लगाया कि दैनिक आहार में लगभग 700 से 1000 कैलोरी प्रदान की जाती थीं, जो एक विश्रामशील वयस्क के लिए आवश्यक कैलोरी का लगभग 1/3 थी और तीव्र शारीरिक परिश्रम के लिए आवश्यक 3000 या 4000 कैलोरी से कहीं कम था। यह योजनाबद्ध भूखमरी नरसंहार प्रणाली का एक अभिन्न हिस्सा थी। शाम के अपेल और कर्फ्यू के बीच के कम समय, आमतौर पर 2 घंटे से भी कम, को ही एकमात्र मुक्त समय माना जाता था। इस संक्षिप्त अंतराल में कैदी स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच के लिए प्रतिस्पर्धा करते, अन्य ब्लॉकों में अपने परिवार के बारे में जानकारी खोजते या केवल विश्राम करने का प्रयास करते थे। स्वच्छता लगभग असंभव थी। शौचालय खुले नालों के रूप में होते थे, जहां गोपनीयता का कोई साधन नहीं था, और सामूहिक शावर एक दुर्लभ विशेषाधिकार था, जो शायद महीने में केवल एक बार दिया जाता था। प्रारंभ में 40 घोड़ों के लिए डिजाइन किए गए बैरकों में लगभग 700 से 1000 कैदी ठहराए जाते थे। 3 स्तरीय पलंगों को 5 लोगों के लिए बनाया गया था, लेकिन अक्सर उनमें 8 तक को भीड़ में रखा जाता था, बिना उचित गद्दे या कंबलों के। सर्दियों में तापमान 0 से नीचे चला जाता था, जबकि गर्मियों में गर्मी और वेंटिलेशन की कमी से दम घुटाने जैसी परिस्थितियां बन जाती थीं। इन परिस्थितियों से टाइफस, डायसेंट्रिया और तपेदिक जैसी बीमारियों का अनियंत्रित प्रसार होता था। जूं और पिस्सू पलंगों में व्याप्त होते, बीमारियों को फैलाते और अतिरिक्त यातना जोड़ते थे। 1943 के टाइफस महामारी के दौरान आंशिक रूप से संरक्षित चिकित्सीय अभिलेखों के अनुसार प्रतिदिन लगभग 750 कैदी मर जाते थे। हर सुबह ब्लॉकों ने रात के दौरान हुई मृत्यु की सूचना दी जाती थी। शवों को बैरकों के बाहर नग्न रूप में ढेर बंद कर रखा जाता था, अक्सर कठोर मृत्यु के कारण विकृत स्थितियों में। एक जीवित बचे कैदी ने बताया कि कैसे शवों को संभालने वाले अधिकारी एक भयानक उदासीनता में पहुंच जाते थे। शुरुआत में शवों को देखना तुम्हें तोड़ देता था। कुछ हफ्तों के बाद वे केवल वस्तुएं बन जाते थे। इसी तरह हम मानसिक रूप से जीवित रहते थे। इस अमानवीय प्रणाली के भीतर मानवीय संबंध एक जटिल संतुलन प्रस्तुत करते थे, जिसमें एक ओर एकजुटता और दूसरी ओर व्यक्तिगत उत्तरजीविता होती थी। परस्पर सहयोग के छोटे समूह बनते थे, जो जानकारी, भोजन और सुरक्षा साझा करते थे। फिर भी संसाधनों की अत्यधिक कमी से संघर्ष और बेरहमी से प्रतिस्पर्धा भी उत्पन्न होती थी। इस प्रणाली का एक विशेष रूप से क्रूर पहलू यह था कि यह कैदियों को उनके साथियों के दमन में भाग लेने के लिए मजबूर कर देती थी। कापोस, जिन्हें स्वयं कैदियों में से चुना जाता था, दूसरों की निगरानी और अनुशासन के बदले विशेषाधिकार प्राप्त करते थे। कुछ अपने कैदियों जितने ही क्रूरतापूर्ण हो जाते थे। अन्य अपने देशवासियों की सुरक्षा या अत्याचार को कम करने के लिए अपने जीवन का जोखिम उठाते थे। निरंतर सबसे कमजोरों का उनकी समाप्ति के लिए चयन एक स्थायी आतंक का माहौल बना देता था। समय समय पर चिकित्सीय अधिकारी निरीक्षण करते थे, उन लोगों का चयन करते थे जिन्हें कार्य करने में असमर्थ दिखते थे। कैदियों ने बीमारियों और घावों को छिपाना सीख लिया, अपने गालों को चुभाकर रंग दिखाने का प्रयास करते या इन निरीक्षणों के दौरान असाधारण प्रयास के साथ सीधा खड़े रहने की कोशिश की। प्रतिबंधों और दंडों के बावजूद बैरकों में आध्यात्मिक और मानसिक प्रतिरोध के तरीके विकसित होते थे। सूक्ष्म धार्मिक आचार व्यवहार किए जाते थे। यहूदी चुपचाप प्रार्थना करते,
कैथोलिक आकस्मिक होस्टिया साझा करते और प्रोटेस्टेंट बाइबल के अंशों का पाठ करते थे। कैदी चिकित्सक फुसफुसाते हुए वैज्ञानिक व्याख्यान देते, अध्यापक भाषाएं या गणित सिखाते और कवि मौखिक रूप से कविता की पंक्तियां रचते थे। इन कार्यों में से प्रत्येक उस प्रणाली के खिलाफ एक मौन विद्रोह था जो कैदियों को केवल संख्याओं में बदलने का प्रयास करती थी। ऑशविट्स में दैनिक दिनचर्या शारीरिक और मानसिक विनाश की एक मशीन के रूप में काम करती थी, जहां प्रत्येक तत्व मानव गरिमा को तोड़ने के लिए एक एकीकृत प्रणाली का हिस्सा था। सबसे डरावनी बात केवल इसकी क्रूरता नहीं थी, बल्कि इसकी सूक्ष्म योजना और ठंडी प्रशासनिक तर्कसंगतता थी, जिसने मानव नरसंहार को एक अनुकूलित औद्योगिक प्रक्रिया में बदल दिया था। आतंक के स्वामी, एसएस कापोस और पूर्ण यातना के निर्माता। ऑशविट्स पूरी तरह से संरचित आतंक की एक पिरामिड के रूप में काम करता था। इसकी चोटी पर एसएस के अधिकारियों ने राइख के नरसंहारकारी निर्देशों को लागू किया। मध्य स्तरों पर कापोस और कैदी अधिकारी मौत की धमकी के तहत आदेशों का पालन करते थे और आधार पर कैदियों के विशाल समूह ने पूरे प्रणाली का बोझ उठाया। यह पदानुक्रम नरसंहार की क्षमता को अधिकतम करते हुए प्रतिरोध की संभावनाओं को न्यूनतम कर देता था। एसएस शुत्स्टाफल नाजवाद की वैचारिक अभिजात वर्ग थे। ऑशविट्स में लगभग 7,000 एसएस सदस्यों ने अपने संचालन के दौरान सेवा की, जिनकी स्थायी संख्या लगभग 400 से 900 के बीच थी। यह संख्या आश्चर्यजनक रूप से कम थी, यदि ध्यान दिया जाए कि वे 10,000 कैदियों को नियंत्रित करते थे। यह असमानता उस परिष्कृत प्रणाली के कारण संभव थी, जिसने निगरानी का कुछ हिस्सा चयनित कैदियों को सौंपा और आतंक को मुख्य नियंत्रण उपकरण के रूप में उपयोग किया। ऑशविट्स का प्रशासन नाजी नौकरशाही का सबसे विकृत रूप दर्शाता था, जिसमें विशेष विभाग थे: राजनीतिक विभाग, शिविर की गेस्तापो, प्रशासनिक विभाग, चिकित्सा विभाग और श्रम विभाग। इस विभाजन ने प्रत्येक अधिकारी को बिना पूरे प्रणाली पर प्रश्न उठाए अपना कर्तव्य निभाने की अनुमति दी। एसएस के अधिकारी मुख्य रूप से सामान्य परिवेश से आते थे: शिक्षक, लेखाकार, किसान, कार्यालय कर्मी। इस पूर्व सामान्यता ने उन्हें व्यवस्थित अपराधों के अंजाम देने वालों में परिवर्तित होने को और भी परेशान कर देने वाला बना दिया। उनकी दैनिक दिनचर्या एक विरोधाभासी सामान्यता प्रकट करती थी। कई अपने परिवारों के साथ शिविर के पास आरामदायक आवासों में रहते थे, सामाजिक क्लबों में शामिल होते थे और पार्टियां आयोजित करते थे, जबकि कुछ 100 मीटर की दूरी पर नरसंहार की निगरानी करते थे। इस दैनिक क्रूरता और सामान्य पारिवारिक जीवन को अलग रखने की क्षमता का दस्तावेजीकरण एसएस के चिकित्सक डॉक्टर जोहान क्रेमर की डायरी में हुआ, जिन्होंने 5 सितंबर 1942 में लिखा था: सुबह मैंने एक विशेष कार्रवाई में भाग लिया, जिसे चयन और गैसीकरण के लिए एक सौम्य शब्द के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके मुकाबले में दांते का नरक एक हास्य प्रतीत होता है। उसी प्रविष्टि में उन्होंने जोड़ दिया: दोपहर में उत्कृष्ट भोजन, असली टमाटर, सफेद रोटी और असली मक्खन। नरसंहार को सामान्य बनाने के लिए वैचारिक शिक्षा अत्यंत आवश्यक थी। अधिकारियों को सिखाया जाता था कि यहूदी, रोमानी और स्लावहीन मानव हैं, जो उन बीमारियों के वाहक हैं जो आर्य नस्ल की शुद्धता को खतरे में डालती है। इस प्रकार हत्या एक अपराध नहीं, बल्कि राइख के प्रति एक स्वास्थ्य सेवा और यूरोप की नस्लीय स्वास्थ्य के लिए आवश्यक एक निष्फलन के रूप में उभरती थी। अधिकारियों के एक स्तर नीचे नियमित गार्ड मौजूद थे, जिनमें से कई अधिगृहीत क्षेत्रों के भर्ती थे, जातीय सहायक जैसे कि यूक्रेनी या बाल्टिक। कैदियों के साथ उनका व्यवहार अक्सर जर्मनों से अधिक क्रूर होता था, संभवतः उनके अपने नाजी पदानुक्रम में नीचता की भरपाई के रूप में। एसएस में लगभग 200 महिला गार्ड भी शामिल थीं, जो महिला अनुभागों की निगरानी करती थीं। मारिया मंडल और इर्मा ग्रेसे जैसी हस्तियों ने अपनी अत्यधिक क्रूरता के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की। ग्रेसे, जिन्हें ऑशविट्स के सुनहरे फर वाले दूत के रूप में जाना जाता था, केवल 20 वर्ष की आयु में व्यक्तिगत रूप से गैस चैम्बर के लिए पीड़ितों का चयन करती थीं और कैदियों को मौत तक पिटाई करने में आनंद लेती थीं। एसएस के अधिकारियों और कैदियों के विशाल समूह के बीच एक महत्वपूर्ण मध्यवर्गीय श्रेणी मौजूद थी: कापोस और कैदी अधिकारी। इन विशेषाधिकार प्राप्त कैदियों को अपने साथियों की निगरानी के लिए चुना जाता था। बदले में उन्हें बेहतर राशन, अलग आवास और जीवित रहने के अधिक अवसर प्रदान किए जाते थे। उनकी स्थिति नाजी एकाग्रता प्रणाली के सबसे नैतिक रूप से जटिल पहलुओं में से एक को दर्शाती थी। वे स्वेच्छा से सहयोगी नहीं थे,
इस पद को अस्वीकार करने का अर्थ निश्चित मृत्यु था। एक बार पद स्वीकार करने के बाद उसे बनाए रखने के लिए अक्सर अन्य कैदियों के खिलाफ क्रूरता का सहारा लेना पड़ता था। प्रारंभ में कापोस को जर्मन कैदियों में से चुना जाता था जिनका आपराधिक रिकॉर्ड होता था, जिन्हें हरे त्रिभुज कहा जाता था। समय के साथ अन्य श्रेणियों के कैदियों को भी शामिल किया गया, जिससे आंतरिक वफादारी और विरोधाभासों का एक जटिल जाल बन गया, जिसे एसएस बांटकर जीत के सिद्धांत के तहत शोषण करता था। कापोस के बारे में गवाहों के बयान अत्यंत भिन्न थे। कुछ उन्हें ऐसे क्रूर यातना दाता के रूप में याद करते हैं जो स्वयं एसएस से भी अधिक क्रूर थे। कापो एमिल बेदनारेक को युद्ध के बाद 100 से अधिक कैदियों को व्यक्तिगत रूप से मारने के आरोप में मुकदमा चलाया गया। वहीं कुछ को ऐसे रक्षक के रूप में भी याद किया जाता है जिन्होंने अपनी स्थिति का उपयोग लोगों की जान बचाने के लिए किया, जैसे कि यहूदी मुक्केबाज सलामो अरूच, जिन्होंने ऑशविट्स मोनोविट्स में अनेक ग्रीक कैदियों की रक्षा की। आतंक प्रणाली और नाजी छद्म विज्ञान के संगम पर एसएस के चिकित्सक मौजूद थे, जो संभवतः ऑशविट्स के सबसे कुख्यात अपराधी थे। इन हस्तियों, जो हिपोक्रेटिक परंपरा में प्रशिक्षित थीं, ने अपने ज्ञान को नरसंहारवादी विचारधारा की सेवा में विकृत कर दिया, चयन की निगरानी की और वैज्ञानिक अनुसंधान के बहाने प्रयोग चलाए। जोसेफ मेंगेले, जो मई 1943 में ऑशविट्स पहुंचे थे, ने इस शिविर में अपने नस्लीय सिद्धांतों के लिए एक असीम मानव प्रयोगशाला देखी। उनकी मुख्य मोहब्बत जुड़वां बच्चों से थी, जिनके 1500 से अधिक जोड़ों को तुलनात्मक अनुसंधान के लिए इकट्ठा किया गया। इन अनुसंधानों में विषाक्त पदार्थों के इंजेक्शन, रक्त के पारस्परिक ट्रांसफ्यूजन, रासायनिक प्रयोगों द्वारा आंखों का रंग बदलने के प्रयास और अंगों की तुलना के लिए एक साथ फांसी शामिल थी। डॉक्टर कार्ल क्लॉबर्ग, जो युद्ध से पहले एक प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ थे, ने ऑशविट्ज़ाई के 10वें ब्लॉक में विशाल स्तर पर नसबंदी के प्रयोग किए। उनका उद्देश्य बिना शल्य क्रिया के नस्लीय रूप से अवांछनीय व्यक्तियों को नसबंद करने की एक विधि विकसित करना था। उनके तरीकों में बिना संज्ञाहरण के कैदियों के गर्भाशय में क्षारीय रासायनिक पदार्थ इंजेक्ट करना शामिल था, जिससे बड़े पैमाने पर सूजन, रक्तस्राव और अक्सर घातक संक्रमण उत्पन्न होते थे। हॉस्ट शुमान रेडिएशन के माध्यम से नसबंदी के तरीकों का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने कैदियों को अति तीव्र एक्स-रे की खुराक दी, जो उनके जननांगों पर केंद्रित थी, जिससे गंभीर जलन और कैंसर होता था। कई सप्ताह बाद बिना संज्ञाहरण के जननांगों को शल्य चिकित्सा द्वारा निकालकर प्रभावों का अध्ययन किया जाता था। उन्होंने अपनी रिपोर्टों में लिखा, विषय अत्यंत दर्द का अनुभव करते हैं, पर यह परिणामों की वैधता पर प्रभाव नहीं डालता। इन चिकित्सा अपराधों में सबसे अधिक परेशान करने वाली बात यह थी कि इन्हें मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक संरचनाओं में एकीकृत किया गया था। प्रयोग औपचारिक प्रोटोकॉल का पालन करते, चिकित्सा प्रकाशनों के लिए लेख तैयार करते और जर्मन शैक्षणिक संस्थानों से वित्त पोषण प्राप्त करते थे। वैज्ञानिक वैधता की इस आड़ के पीछे नाजवाद ने उन मानवतावादी पेशों में गहरी नैतिक भ्रष्टाचार फैला दिया था। ऐसे कैदी चिकित्सक भी मौजूद थे जो सामान्यतः यहूदी थे और जिन्हें इन भयावह घटनाओं में सहायता करने के लिए मजबूर किया गया था। डॉमिक्लोस नाइस्ली, एक हंगरी के पैथोलॉजिस्ट जिन्हें मेंगेले के लिए शव परीक्षण करने के लिए बाध्य किया गया था, ने गुप्त रूप से इन अपराधों का दस्तावेजीकरण किया, जबकि अन्य कैदियों को गुप्त सहायता प्रदान की। सामूहिक रूप से ऑशविट्स के आतंक के उपकरण से यह स्पष्ट होता है कि कैसे निरपेक्ष दिखने वाली नौकरशाही संरचनाएं अपार अपराधों को संभव बना सकती हैं। जिम्मेदारियों का विभाजन, अपराधियों और पीड़ितों के बीच भावनात्मक दूरी और वैचारिक वैधता ने ऐसा प्रणाली बना दिया जहां साधारण लोग लाखों के औद्योगिक नरसंहार में भाग लेते थे। जैसा कि इतिहासकार राउल हिलबर्ग ने कहा, होलोकास्ट मुख्यतः उन्मादित उग्रवादियों का काम नहीं था, बल्कि कुशल नौकरशाहों का था, जो अपने कार्यों को एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मानते थे। गहराई के साक्षी, कर्तव्य और निंदा के बीच की सीमा पर सोंडरकोम्मांडो। ऑशविट्स के नरसंहार प्रक्रिया के केंद्र में कैदियों का एक ऐसा समूह था जिसका भाग्य शिविर की सामान्य भयावहता से भी परे था। सोंडरकोमांडोज या विशेष कमांडोज। ये पुरुष मुख्यतः नए आए यहूदी कैदियों में से चुने जाते थे, जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से भीड़मार मौत के तंत्र में भाग लेने के लिए मजबूर किया जाता था, जिससे वे एक साथ शिकार, गवाह और अनिच्छित रूप से जनसंहार के सहभागी बन जाते थे।
सॉन्डर कमांडो शब्द का पहली बार ऑशविट्स में 1942 के मध्य में उपयोग किया गया था, जब बड़े पैमाने पर हत्या की सुविधाएं पूर्ण रूप से क्रियान्वित हुई थीं। ये कैदी समूह, जो परिवहन की मात्रा के अनुसार 400 से 1000 पुरुषों के बीच होते थे, को सबसे भयानक कार्य सौंपा जाता था। गैस चैम्बर में अभी अभी मारे गए लोगों के शवों का प्रसंस्करण करना। सॉन्डर कमांडोज के लिए चयन की प्रक्रिया अति व्यावहारिक और क्रूर थी। एसएस के अधिकारियों को ऐसे शारीरिक रूप से मजबूत पुरुष चाहिए थे, आमतौर पर युवा, जो रोजाना सैकड़ों शवों को संभालने के शारीरिक रूप से अत्यंत थकाऊ कार्य को सहन कर सकें। अधिकांश को शिविर में प्रवेश के तुरंत बाद चुना जाता था, बिना इस बात के ज्ञान के कि उन्हें आगे किस अंजाम का सामना करना है, जब तक कि वे गैस चैम्बर की वास्तविकता से नजर न मिलाएं। भाग लेने से इनकार करने का मतलब तत्काल फांसी था। सॉन्डर कमांडोज की जिम्मेदारियां गैसीकरण के बाद की पूरी प्रक्रिया को कवर करती थीं। जब एक ऑपरेशन समाप्त होता था, तो ये कैदी गैस मास्क पहने हुए चैम्बर में प्रवेश कर शवों को हटाते थे। उन्हें शवों के ढेर, जो अक्सर दरवाजों के पास मानव पिरामिडों के रूप में एक अंतिम हताश प्रयास में गैस से बचने के लिए जमा किए जाते थे, को सुलझाना और प्रसंस्करण कक्षों तक ले जाना होता था। उन कक्षों में सॉन्डर कमांडोज पीड़ितों के बाल काटते थे, जिन्हें बाद में औद्योगिक उपयोग के लिए जर्मनी भेजा जाता था। वे सोने के दांत और किसी भी मूल्यवान दंत प्रत्यारोपण को निकालते थे, जिन्हें बाद में सीसों में पिघलाया जाता था। वे पीड़ितों के शरीर की गहराइयों की जांच करते थे, ताकि उन वस्तुओं की खोज कर सकें जिन्हें पीड़ित छिपाने की कोशिश कर चुके थे। अंततः वे शवों को दाह संस्कार भट्टियों में, या जब वे सक्षम नहीं थे तो विशाल खुले हवा में दहन गड्ढों में ले जाते थे। सॉन्डर कमांडोज के कुछ बचने वाले सदस्यों में से एक, फिलिप मुलर, ने अपनी यादों में पहले दिन के कार्य का मनोवैज्ञानिक प्रभाव इस प्रकार वर्णित किया। जब मैंने पहली बार गैस चैम्बर में शवों का पहाड़ देखा, तो मैंने सोचा कि पूरा संसार ढह रहा है। उन मृतकों में मैंने अपने जन्मस्थल के लोगों को पहचाना। मैं उनके साथ मौत में शामिल होना चाहता था, पर मेरे भीतर कुछ ने प्रतिरोध किया। मुझे समझ में आया कि गवाह बनने के लिए मुझे जीवित रहना होगा। इस अकल्पनीय कार्य के बदले में सॉन्डर कमांडोज को सापेक्षिक विशेषाधिकार प्रदान किए जाते थे। बेहतर खाद्य राशन, उत्तम पोशाक, बाकी कैदियों से अलग आवास और पीड़ितों की संपत्ति में से कुछ मूल्यवान वस्तुएं या भोजन रखने की संभावना। ये विशेषाधिकार मानवतावादी छूट नहीं, बल्कि व्यावहारिक आवश्यकताएं थीं। एसएस को इन श्रमिकों को पर्याप्त शारीरिक शक्ति के साथ बनाए रखना होता था, ताकि वे अपना कार्य जारी रख सकें। विशेष कार्य दल का अलगाव प्रणाली का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व था। ये कैदी अलग थलग आवासों में रहते थे, आमतौर पर दाह संस्कार गृहों के भीतर या उनसे जुड़े बैरकों में, जहां अन्य कैदियों के साथ बातचीत करना सख्त मना था। इस अलगाव के दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला, पुनर्स्थापित किए गए लोगों के असली गंतव्य की जानकारी के प्रसार को रोकना, और दूसरा, औद्योगिक स्तर पर नरसंहार के रहस्य को सुरक्षित रखना। साथ ही इस अलगाव से इन कैदियों पर अतिरिक्त कलंक भी लग जाता था, क्योंकि उन्हें अन्य कैदियों द्वारा संदेह या तिरस्कार की नजरों से देखा जाता था, जो उनके मजबूर भर्ती की सच्चाई से अनजान थे। विशेष कार्यदल की जिंदगी एक पूर्व निर्धारित चक्र से चिह्नित थी। एसएस नियमित रूप से इन प्रत्यक्ष गवाहों को समाप्त कर देते थे। लगभग हर 3 या 4 महीने में कार्यदल के वरिष्ठ सदस्य फांसी दी जाती थीं और उन्हें नए कैदियों से बदला जाता था। ऑशविट्स के पूरे कालखंड में लगभग 2000 कैदियों में से केवल लगभग 100 ही जीवित बच सके। जालमैन ग्रादोवस्की, जो एक विशेष कार्यदल सदस्य थे और जिन्होंने अपने अनुभव का गुप्त दस्तावेजीकरण किया, ने लिखा, हम में से प्रत्येक यह समझता है कि हम विशेष कार्यदल की श्रृंखला में केवल एक अस्थायी कड़ी हैं, और कुछ महीनों में जब हम कमजोर हो जाएंगे तो हमें उन सभी की तरह कत्लेवा गृह में ले जाया जाएगा जिन्हें हम अभी संसाधित करने में सहायता करते हैं। उनकी अनिवार्य नियति की समझ जनसंहार में प्रत्यक्ष रूप से देखने और भाग लेने के आघात के साथ मिलकर जटिल मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं उत्पन्न करती थी। कुछ लोग पूरी तरह से भावनात्मक सुन्नता में डूब जाते थे, एक ऐसी स्थिति जहां वे अपने कार्यों को यंत्रवत करते, वास्तविकता से कट जाते थे। अन्य लोग शराब की ओर रुख करते थे, जिसे एसएस कभी कभार विकृत प्रोत्साहन के रूप में प्रदान करते थे। अधिकांश ने अपनी मानसिक स्थिति को संभालने के लिए विभाजन के उपाय विकसित किए। इन अत्यंत कठोर परिस्थितियों के बावजूद
या शायद इन्हीं के कारण विशेष कार्यदल ने आध्यात्मिक, दस्तावेजी और अंततः शारीरिक प्रतिरोध के महत्वपूर्ण कार्य किए। उन अपराधों की व्यापकता से परिचित होने के कारण कई सदस्यों ने प्रत्यक्ष देखी गई घटनाओं का दस्तावेजीकरण करने का निर्णय लिया, जिससे होलोकास्ट के बारे में कुछ सबसे महत्वपूर्ण गवाह दस्तावेज तैयार हुए। लेब लांगफुस, मार्सेल नाट्जारी, जाल्मेन लेवेंटाल, जाल्मेन ग्रादोवस्की और अन्य ने विस्तृत डायरी लिखीं, जिन्हें उन्होंने दाह संस्कार गृहों के पास बोतलों, डिब्बों और अन्य कंटेनरों में छिपा दिया। ये हस्तलिखित पांडुलिपियां, जिनमें से कुछ युद्ध के बाद बरामद हुईं, नरसंहार मशीनरी के आंतरिक संचालन के दर्दनाक गवाह हैं। ग्रादोवस्की ने अपनी डायरी में लिखा, प्रिय पाठक, मैं इन शब्दों को सबसे बड़े खतरे और उत्तेजना के क्षण में लिख रहा हूं। कौन जाने क्या मैं तुम्हें देखने के लिए जीवित रहूंगा, लेकिन मैं अपने भीतर यह कर्तव्य महसूस करता हूं कि एक जनपद की मृत्यु के बारे में सूचित करूं। साथ ही विशेष कार्यदल ने अभूतपूर्व प्रतिरोध का एक दस्तावेजीकरण भी किया। उन्होंने नरसंहार की प्रक्रिया की गुप्त तस्वीरें लीं। 1944 की गर्मियों में पोलिश प्रतिरोध द्वारा तस्करी की गई एक कैमरा का उपयोग करते हुए एक समूह ने 4 छवियां कैप्चर की, जो खुले में शवों के दहन और महिलाओं को गैस चैम्बर की ओर ले जाते हुए दिखाती थीं। ये तस्वीरें, जिन्हें विशेष कार्यदल की तस्वीरें के नाम से जाना जाता है, ऑश्विट्स में नरसंहार की एकमात्र प्रत्यक्ष दृश्य साक्ष्य हैं, जिन्हें पीड़ितों ने स्वयं लिया था। विशेष कार्यदल के प्रतिरोध का चरम बिंदु 1944 के 7 अक्टूबर को आया, जब उन्होंने ऑश्विट्स के इतिहास में एकमात्र सशस्त्र विद्रोह का आयोजन किया। इस विद्रोह की तैयारियां महीनों पहले शुरू हो गई थीं, जब यह पता चला था कि पुराने विशेष कार्यदल की एक नई तरलता निष्कासन की योजना बनाई जा रही थी। शिविर के भीतर गुप्त प्रतिरोध संगठन, जो मुख्यतः पोलिश और यहूदी राजनीतिक कैदियों से मिलकर बने थे, ने विशेष कार्यदल के साथ संपर्क स्थापित कर लिया था। एक महत्वपूर्ण तत्व जिसने विद्रोह को संभव बनाया, वह उन यहूदी महिलाओं की भागीदारी थी जो ऑश्विट्स के नजदीकी क्रुप की सहायक कंपनी विट्सेल यूनियन मेटलवर्के में गोला बारूद के कारखाने में काम करती थीं। इन कैदी महिलाओं का नेतृत्व रोजा रोबोटा, अल्ला गर्टनर, रेजिना सफिरस्टाइन और एस्टर वेचकबलम करती थी। उन्होंने अपने पाड़ों या खाद्य कंटेनरों में छिपी हुई थोड़ी सी बारूद तस्करी करने में सफलता पाई। महीनों तक इन्होंने इतनी मात्रा में विस्फोटक जमा की कि बुनियादी ग्रेनेड बनाए जा सकें। विद्रोह की शुरुआत क्रेमेटोरियम 4 में हुई, जब विशेष कार्यदल के सदस्य, जिन्हें कुल्हाड़ियां, चाकू, औजार और इन बनावटी ग्रेनेडों से लैस किया गया था, ने पाली गई एसएस गार्डों पर पाली के बदलते समय हमले किए। प्रारंभिक अराजकता के दौरान इन्होंने 3 गार्डों को मार डाला और कई अन्य को घायल कर दिया। क्रेमेटोरियम 4 को विस्फोटकों से आंशिक रूप से नष्ट कर दिया गया, जिससे वह स्थायी रूप से अक्षम हो गया। साथ ही क्रेमेटोरियम 2 में अन्य विशेष कार्यदल के सदस्यों ने भी विद्रोह में शामिल होने का प्रयास किया, पर उन्हें जल्दी ही नियंत्रित कर लिया गया। लगभग 250 विशेष कार्यदल के सदस्य इस विद्रोह में भाग ले रहे थे। कुछ ने अस्थायी रूप से तारों की घेराबंदी तोड़कर भाग जाने में सफलता पाई, पर बाद के घंटों में उन्हें पकड़ लिया गया। एसएस की प्रतिक्रिया तत्काल और क्रूर रही। पहचाने गए सभी प्रतिभागियों को फांसी दे दी गई, जिनमें से अधिकांश उन्हीं भट्टियों में जीवित जलते हुए मारे गए जहां वे पहले काम करते थे। कुल मिलाकर उस दिन 450 एक विशेष कार्यदल के सदस्य मारे गए, जिनमें वे भी शामिल थे जिन्होंने प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं की थी। जो महिलाएं विस्फोटक मुहैया कराती थीं, उन्हें सप्ताहों बाद पहचाना गया। उन पर क्रूर यातनाएं दी गईं, परंतु किसी ने भी प्रतिरोध नेटवर्क में शामिल सभी लोगों के नाम उजागर नहीं किए। रोजा रोबोटा, अल्ला गर्टनर, रेजना सफिरस्टाइन और एस्टर वेचकबलम को सार्वजनिक रूप से 6 जनवरी 1945 को फांसी दे दी गई, जो शिविर की मुक्ति से कुछ ही सप्ताह पहले हुआ। रोजा रोबोटा के अंतिम शब्द, जिन्हें उन्होंने अन्य कैदियों को बताया, थे चजाक वीए मैट्स, मजबूत और साहसी रहो, जो यहोशू की पुस्तक का एक वचन है। इस प्रतिरोधी कृत्य ने भले ही सैन्य दृष्टि से असफल रहा, नरसंहार के प्रति निष्क्रियता के खिलाफ मौलिक विरोध और अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी मानव गरिमा की पुष्टि की। विद्रोह के बाद अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू किए गए, पर विशेष कार्यदल का तंत्र ऑश्विट्स के अंतिम दिनों तक चलता रहा। जैसे ही जनवरी 1945 में लाल सेना नजदीक आई,
एसएस ने अंतिम विशेष कार्यदल के सदस्यों को भट्टियों को तोड़ने और सबूत नष्ट करने के लिए मजबूर कर दिया। इस कार्य को पूरा करने के बाद कई को फांसी दे दी गई, अन्य को कुख्यात मौत की मार्च में शामिल होने के लिए बाध्य किया गया। विशेष कार्यदल की स्थिति होलोकास्ट के सबसे परेशान करने वाले नैतिक दुविधाओं में से एक प्रस्तुत करती है। स्वयं पीड़ित होने के बावजूद इन्हें तत्काल मृत्यु की धमकी में दूसरों के नरसंहार की प्रक्रिया में सहायता करने के लिए मजबूर किया जाता था। जैसा कि प्रीमो लेवी ने कहा, जिन्होंने ऑशविट्ज में अपने बंदी के दौरान विशेष कार्यदल के सदस्यों से मुलाकात की थी, न तो उन्हें जज करने का अधिकार है, न उन लोगों को जिन्होंने उनकी अनुभव नहीं की और न ही उन लोगों को जिन्होंने वास्तव में इसे जिया। विशेष कार्यदल का मामला नाजी तंत्र की अत्यधिक विकृतता को दर्शाता है, जो न केवल अपने पीड़ितों का शारीरिक नरसंहार करने के लिए डिजाइन किया गया था, बल्कि उन्हें पूरी तरह से अमानवीकृत करने, उनकी अपनी तबाही में भागीदारी के लिए मजबूर करने के लिए भी। पीड़ितों को सहायक बनाने का प्रयास अंतिम स्तर की अमानवीकरण रणनीति थी, जिसका उद्देश्य न केवल शरीर बल्कि किसी भी मानव गरिमा और पीड़ितों के बीच एकता के निशान को नष्ट करना था। विशेष कार्यदल के बचने वालों के गवाह दस्तावेज होलोकास्ट के बारे में सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्यों में से हैं। उनके विस्तृत बयान, जिन्होंने नरसंहार सुविधाओं के आंतरिक संचालन का वर्णन किया, युद्धोपरांत न्यायिक कार्यवाहियों और जनसंहार के ऐतिहासिक दस्तावेजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे पुरुष जैसे कि फिलिप मुलर, श्लोमो ड्रैगन, हेनरिक तौबर, डारियो गब्बाई और अन्य ने मुक्ति के बाद अपनी जिंदगी इस बात का गवाह बनने में समर्पित कर दी कि उन्होंने क्या देखा था। विशेष कार्यदल की विरासत केवल उनके गवाहों में नहीं, बल्कि उनके प्रतिरोध में भी निहित है। सबसे कठोर परिस्थितियों में इन्होंने किसी रूप में मानवता को संरक्षित किया, चाहे वह भविष्य की पीढ़ियों के लिए अपराधों का दस्तावेजीकरण हो, अन्य कैदियों की गुप्त सहायता हो, या अंततः अपने कैदियों के खिलाफ विद्रोह करना हो। उनकी कहानी यह सिद्ध करती है कि मानव नरसंहार के सबसे गहरे अभिशाप में भी गरिमा और प्रतिरोध कायम रह सकते हैं। ऑशविट्ज और शापित विज्ञान प्रयोग, जिन्होंने क्रूरता की सीमाओं को चुनौती दी। ऑशविट्ज के अनेक भयावह चित्रों में से सबसे परेशान करने वाला उन वैज्ञानिक प्रयोगों का व्यवस्थित विकृत उपयोग था, जो नाजी विचारधारा की सेवा में चिकित्सा और विज्ञान को बिखेरते थे। यह शिविर एक भयावह मानव प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता था, जहां राज्य के उपकरण से समर्थित चिकित्सकों ने असहाय कैदियों पर भयंकर प्रयोग किए और वैज्ञानिक अनुसंधान के बहाने नैतिक मानदंडों का उल्लंघन करते हुए नृशंसता की नई परिभाषा स्थापित की। इन प्रयोगों की वैचारिक नींव नाजीवाद की केंद्रीय आत्मीयताओं, नस्लीय श्रेष्ठता, यूजीनिक्स और उन आबादियों का नाश जिन्हें अधम माना जाता था, को प्रतिबिंबित करती थी। नाजी नस्लीय दृष्टिकोण को क्रियान्वित करने के लिए एसेस के चिकित्सक बड़े पैमाने पर नसबंदी, आर्याई आनुवांशिक श्रेष्ठता के परीक्षण और जर्मन सैनिकों की सहनशीलता बढ़ाने की तकनीकों के कुशल तरीके ढूंढ रहे थे। ये केवल कुछ उन्मादपूर्ण चिकित्सकों के अल्पविकसित कृत्य नहीं थे, बल्कि इन प्रयोगों को आधिकारिक वित्तपोषण प्राप्त था, दस्तावेजीकृत प्रोटोकॉल का पालन किया जाता था और नियमित रिपोर्टें तैयार कर शासन के सर्वोच्च स्तरों तक भेजी जाती थीं। जोसेफ मेंगेले, जो ऑशविट्ज में मई 1943 में पहुंचे, चिकित्सा की इस विकृतता का प्रतीक बन गए। म्यूनिख और फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालयों से वैध डिग्रियां प्राप्त मेंगेले ने ऑशविट्ज में नैतिक प्रतिबंधों और विधि संबंधी सीमाओं के बिना अनुसंधान करने का अद्वितीय अवसर देखा। चयन रैंप पर उनकी उपस्थिति आकस्मिक नहीं थी। न केवल वे यह तय करते थे कि कौन जिएगा और कौन मरेगा, बल्कि वे सक्रिय रूप से अपने अध्ययन के लिए प्रयोग वृत्ति चुनते थे, विशेषकर जुड़वां, शारीरिक विकृतियों वाले व्यक्ति और बच्चे। मेंगेले का जुड़वां के प्रति जुनून वंशानुगतता और आनुवंशिकी से संबंधित मौलिक प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास था। ऑशविट्ज में अपने ठहराव के दौरान उन्होंने 1500 से अधिक जुड़वां जोड़ों का चयन किया, जिनमें से मुश्किल से 200 व्यक्ति ही जीवित बच सके। उनके तरीके क्रूर थे। वे जुड़वाओं के आंखों में सीधे रासायनिक पदार्थ इंजेक्ट करते थे ताकि उनके रंग को बदलने का प्रयास किया जा सके। जुड़वां के बीच रक्त के पारस्परिक ट्रांसफ्यूजन करते थे। एक जुड़वां को जानबूझकर संक्रमित कर बीमारी के विकास का निरीक्षण करते थे, जबकि दूसरे को नियंत्रण के रूप में रखते थे। और अंत में, जब विषय अब उपयोगी नहीं रहे,
तो तुलना के लिए उनकी ऑटोप्सी की जाती थी। इन प्रयोगों से बचे लोगों ने भयावह गवाही दी। ओविट्ज जुड़वां बौने कलाकारों के एक परिवार का उपयोग मेंगेले ने उनके स्थिति संबंधी तुलनात्मक अध्ययन के लिए किया। एलिजाबेथ ओविट्ज याद करेंगी, हमारी रक्त की इतनी बार निकासी की जाती थी कि हम बेहोश हो जाते थे। हमारे बालों के गुच्छे, दांत निकाल दिए जाते थे और हमारे शरीर के हर हिस्से की माप ली जाती थी। सबसे दर्दनाक प्रक्रिया वह तरल पदार्थ था जो हमारी आंखों में इंजेक्ट किया जाता था। हम दिनों तक नहीं देख पाते थे और यह आग की तरह जलता था। मेंगेले के प्रयोगों के समांतर डॉ कार्ल क्लॉबर्ग, जो युद्ध से पहले एक प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ थे, ऑशविट्ज 1 के 10वें ब्लॉक का उपयोग बड़े पैमाने पर नसबंदी के तरीकों के विकास के लिए करते थे। उनका स्पष्ट उद्देश्य, जिसे उन्होंने हेनरिक हिमलर को बताया था, यह था कि बिना शल्यक्रिया के हजारों महिलाओं को प्रतिदिन नसबंद करने की एक तकनीक को परिपूर्ण किया जाए। क्लॉबर्ग बिना संज्ञाहरण के यहूदी महिलाओं के गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब में उत्तेजक रासायनिक पदार्थ इंजेक्ट करते थे, जिससे तीव्र सूजन और अक्सर घातक सेप्टिसीमिया होता था। जनवरी 1943 में उन्होंने हिमलर को सूचित किया कि उनकी विधि लगभग सिद्ध हो चुकी है और एक अच्छी तरह प्रशिक्षित महिला प्रतिदिन 1000 विषयों की प्रक्रिया कर सकती है। डॉक्टर होरस्ट शुमान इन प्रयासों का विस्तार करते हुए विकिरण द्वारा नसबंदी के प्रयोग करते थे। बिर्केनाउ के 30वें ब्लॉक में पुरुषों और महिलाओं को उनके जननांगों पर लक्षित भारी मात्रा में एक्स-रे की खुराक दी जाती थी। इससे उत्पन्न जलन इतनी गंभीर होती थी कि कई पीड़ित जटिलताओं के कारण मर जाते थे। जिन लोगों ने विकिरण सहन किया, उन पर शुमान बिना संज्ञाहरण के वृषण या अंडाशय को शल्यचिकित्सा द्वारा हटाने का आदेश देते थे, ताकि ऊतकीय प्रभावों का अध्ययन किया जा सके। आधिकारिक रिपोर्ट में ठंडे स्वर में लिखा गया था, विषय जननांग और निचले उदर क्षेत्र में अत्यधिक जलन दिखाते हैं। बाद में गोनाड्स का शल्य निष्कर्षण करने से जननांग ऊतकों के पूर्ण क्षय का खुलासा होता है। नस्लीय शुद्धता से संबंधित प्रयोगों से परे ऑशविट्ज के चिकित्सकों ने मानव सहनशीलता की सीमाओं का अध्ययन करने और जर्मन सैनिकों के लिए उपचार विकसित करने हेतु भी क्रूर परीक्षण किए। हालांकि इन प्रयोगों का अधिकांश ध्यान डाखाओं में केंद्रित था, पर ऑशविट्ज में भी विशेष रूप से भूख, संक्रामक रोगों और चरम परिस्थितियों के प्रभावों पर अध्ययन किए गए। हाइपोथर्मिया के प्रयोगों में कैदियों को बर्फीले पानी के टैंकों में डुबोया जाता था, ताकि यह निर्धारित हो जाए किया जा सके कि वे कितने समय तक जीवित रह सकते हैं और पुनर्जीवन के तरीकों का परीक्षण किया जा सके। इन अध्ययनों का उद्देश्य नॉर्थ सी पर गिराए गए लुफ्थाफ के पायलटों के लिए व्यावहारिक अनुप्रयोग खोजना था। पीड़ितों को 0 से नीचे तापमान वाले पानी में तब तक रखा जाता था जब तक कि वे होश खो न दें या मर न जाएं, जबकि चिकित्सक शरीर का तापमान, हृदय गति और मस्तिष्क गतिविधि की सूक्ष्म माप लेते थे। सबसे अत्यंत क्रूर प्रयोगों में संक्रामक रोगों के प्रयोग शामिल थे। कैदियों को जानबूझकर टाइफस, तपेदिक, मलेरिया और हेपेटाइटिस जैसे रोगाणुओं से संक्रमित किया जाता था, ताकि इन रोगों के प्राकृतिक विकास का अवलोकन किया जा सके और प्रयोगात्मक उपचारों का परीक्षण किया जा सके। डॉक्टर ब्रूनो वेबर, जो ऑशविट्ज के स्वच्छता प्रयोगशाला के प्रमुख थे, ने कैदियों का उपयोग बैक्टीरिया की पैदावार हेतु किया। उन्हें व्यवस्थित रूप से संक्रमित कर सीरम और टीके तैयार किए। पुनः प्राप्त अभिलेखों के अनुसार इन प्रयोगों में 600 से अधिक कैदियों का उपयोग किया गया और मृत्यु दर लगभग 90% रही। एसएस के चिकित्सकों ने कई ऐसे शल्य चिकित्सा प्रयोग भी किए जिनके पास कोई वैध चिकित्सीय औचित्य नहीं था। प्रयोगात्मक अंग कटाई, हड्डियों और मांसपेशियों के प्रत्यारोपण और जानबूझकर संक्रमित शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं का अभ्यास किया जाता था, ताकि गैंग्रीन और सेप्सिस का अध्ययन किया जा सके। अर्नस्ट बी, जो ऑशविट्ज के अस्पताल में सहायक थे, ने अपनी डायरी में, जो बाद में न्यूरमबर्ग में सबूत के रूप में प्रस्तुत हुई, लिखा, आज एस ने 5 विषयों पर प्रयोगात्मक अंग कटाई की। विभिन्न स्तरों पर अंगों को हटाया गया ताकि कॉटराइजेशन की तकनीकों की तुलना की जा सके। विषय पूरे प्रक्रिया के दौरान सचेत रहते हैं ताकि तंत्रिका झटके का मूल्यांकन किया जा सके। एक कम झांत लेकिन समान रूप से परेशान करने वाला पहलू यह था कि जर्मन दवाओं की कंपनियों और ऑशविट्ज के चिकित्सकों के बीच सहयोग भी प्रचलित था। आईजी फार्बेन और बायर जैसी कंपनियां नियमित रूप से कैदियों पर परीक्षण हेतु प्रयोगात्मक दवाएं आपूर्ति करती थीं।
युद्ध के बाद बरामद एक आंतरिक मेमोरेंडम में बायर ने नए सोमनिफेर के परीक्षण हेतु 300 महिला विषयों की मांग की और स्पष्ट किया, कृपया प्रति विषय मूल्य की जानकारी दें। हम मानते हैं कि प्रयोगों के परिणाम स्वरूप विषयों की मृत्यु संभव है। ऑश्विट्ज में किए गए ये प्रयोग नस्लीय विचारधारा, कुशल नौकरशाही और नैतिक सिद्धांतों से परे आधुनिक चिकित्सा के बीच एक विकृत सम्मिलन को दर्शाते हैं। इस सम्मिश्रण ने एक ऐसा तंत्र स्थापित किया जहां मानवीय पीड़ा को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मापा, दस्तावेजीकृत और विश्लेषित किया जाता था। इन प्रयोगों में शामिल चिकित्सक अयोग्य नहीं थे, बल्कि यूरोप के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से प्रशिक्षित पेशेवर थे, जिन्होंने नुकसान न पहुंचाने का प्रण लिया था। परंतु इस सिद्धांत को नस्लीय विचारधारा और उनके पेशेवर महत्वाकांक्षाओं के आगे तिरस्कृत कर दिया था। पीड़ितों के लिए परिणाम तत्काल पीड़ा से परे विनाशकारी थे। इन प्रयोगों के बचने वालों को शारीरिक रूप से स्थायी क्षति हुई, नसबंदी, विकृतियां, विशाल दाग, पुरानी बीमारियां और निरंतर दर्द। मानसिक आघात भी गहरा था। कई में गंभीर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम, बार बार आने वाले दुःस्वप्न और मुक्ति के दशकों बाद तक चिकित्सकीय कर्मियों के प्रति स्थायी अविश्वास देखा गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया इन चिकित्सा अपराधों के प्रति वैश्विक चिकित्सा नैतिकता पर दीर्घकालिक प्रभाव डाल गई। न्यूरेमबर्ग कोड, जो 1947 में नाजी चिकित्सकों के खिलाफ चल रहे न्यायालयीन कार्यवाहियों के दौरान स्थापित किया गया था, मानवों पर प्रयोग के लिए नैतिक मानदंड निर्धारित करने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज था। इसके मौलिक सिद्धांत सूचित सहमति, जबरन कार्यवाही की अनुपस्थिति, वैज्ञानिक रूप से न्याय संगत लाभ और पीड़ा को न्यूनतम करना, ऑश्विट्ज और अन्य शिविरों में दर्ज भयावह घटनाओं के सीधे जवाब में उभरे। विरोधाभासी रूप से, जबकि न्यूरेमबर्ग कोड ने वैश्विक चिकित्सा नैतिकता में मौलिक परिवर्तन किया, कई अपराधी न्याय से बचकर निकल गए। जोसेफ मेंगेले दक्षिण अमेरिका भाग गए, जहां वे 1997 तक बिना पकड़े जीवित रहे। कार्ल क्लॉबर्ग को सोवियतों ने पकड़ लिया और 1950 में रिहा कर दिया, परंतु उन्हें पश्चिमी जर्मनी में मुकदमे का सामना करने से पहले ही मृत्यु हो गई। हॉरस्ट शुमान ने 1966 तक अफ्रीका में चिकित्सक के रूप में कार्य किया और हालांकि अंततः उन्हें जर्मनी प्रत्यर्पित किया गया, परंतु खराब स्वास्थ्य के कारण कभी दोषी नहीं ठहराया गया। ऑश्विट्ज में किए गए चिकित्सा प्रयोग होलोकास्ट के सबसे परेशान करने वाले अध्यायों में से एक को दर्शाते हैं, न केवल उनकी अत्यधिक क्रूरता के कारण, बल्कि चिकित्सा में समर्पित एक पेशे के नैतिक सिद्धांतों के व्यवस्थित विकृत उपयोग के कारण। ये प्रयोग साबित करते हैं कि कैसे विज्ञान, जब मौलिक मानवीय नैतिक सिद्धांतों से विमुख होकर और एक जनसंहारवादी विचारधारा की सेवा में लगा दिया जाता है, तो वह अपरिकल्पनीय भय का उपकरण बन सकता है। इनका अध्ययन आज भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, न केवल एक ऐतिहासिक विचलन के रूप में, बल्कि यह इस बात की सतत चेतावनी भी है कि चिकित्सा नैतिकता को राजनीतिक या विचारधारात्मक उद्देश्यों के अधीन करने के क्या परिणाम हो सकते हैं।